पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा है कि उन्होंने प्रदेश में 2 बार कांग्रेस की सरकार बनाई है, 2 बार 6-6 एमएलए दिए। उन्हें सरकार गिराने के लिए 60 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि बीजेपी के घमंड को चकनाचूर करूंगा, इसलिए ऑफर को ठुकरा दिया। घमंड को चकनाचूर करेंगे। सुल्ताना के भाइयों, आपके बीच में खड़ा हो रहा हूं। मुझे 60 करोड़ रुपए का ऑफर था सरकार गिराने के टाइम में। 60 करोड़ रुपए देने के लिए मुझे तैयार दे रहे थे मुझे। मैंने कहा नहीं, बीजेपी के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करेंगे। कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की चुनी सरकारों को गिरा दिया था विजेंद्र ओरो। पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा के एक वीडियो ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। इस वीडियो में नमो नारायण का दर्द छलका है। उन्होंने अपने ही भाई और टोंक सांसद हरीश मीणा पर धोखा करने का आरोप लगाया। नमो नारायण मीणा का 15 सेकंड का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमो नारायण मीणा वीडियो में देवली उनियारा से टिकट की मांग कर रहे नरेश मीणा को यह बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, मैंने भी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगा, लेकिन मुझे भी नहीं दिया, वरना इस बार मैं जीत जाता। अब के मैंने टिकट मांगा था और मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसको एमएलए था, मेरे को अपने चांस देता था, फिर मैं जीत जाता। अब के मैंने टिकट मांगा था। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने यूपी की एसओजी पुलिस बनकर चोरों को लूटने का प्रयास करने वाली यूपी की गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को देख नाकेबंदी तोड़कर भाग रहे थे। इनमें से 2 युवक यूपी पुलिस में तैनात हैं। बिसाऊ पुलिस ने बताया कि चूरू के सदर थाना क्षेत्र के खासोली धाम के पास एक लाल रंग की यूपी नंबर की गाड़ी खड़ी होने की सूचना मिली थी, जिसमें कुछ लोग एसओजी बताकर रोडवेज बस में बैठी सवारियों को डरा धमकाकर गाड़ी में बैठाकर बिसाऊ की ओर ले जा रहे थे। इसके बाद बिसाऊ थाने की टीम गठित कर गांगेसर तिराहे पर नाकेबंदी शुरू की गई। इस दौरान जब गाड़ी रुकवाने का इशारा किया गया तो कार चालक ने बैरिकेड्स को टक्कर मार दी। टीम ने कोलिंडा की रोही से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है और जो अपराध लोग हैं, जो 2-3-4 एक लेडीज और 3-4 लोग हैं, उनको भी हम दस्तयाब किया है। लेकिन वहां पर उन्होंने आगे अगर वो मुकदमा दर्ज कराना चाहेंगे तो सदर चूरू में उनको भेज देंगे। हमने यहाँ पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है और उसके उपलक्ष्य में हमने ये 6-7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। कोटा में दिवाली के पहले शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत लगातार कोटा में सघन कार्रवाई की गई। यहां खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई, नमकीन और लड्डू विक्रेताओं का सघन निरीक्षण करते हुए 3 नमूने लेकर 1 क्विंटल रसगुल्ला और 45 किलो लड्डू नष्ट किए, तो वहीं 90 किलो सोन पापड़ी सीज की। दशहरा मेला में 55 लीटर यूज तेल और 5 किलो चाशनी नष्ट की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत बुधवार को परिवार के साथ लेक सिटी पहुंची। उन्होंने यहां परिवार के साथ पिछोला झील में वोटिंग की। इस दौरान वो शहर की जेएमबी मिष्ठान पर भी पहुंचे और कचौड़ी के साथ चाय का स्वाद लिया। कंगना अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उदयपुर आई है। कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा मिली हुई है। कंगना के उदयपुर आने की सूचना पर कई लोग जेएमबी पहुंच गए। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पास नहीं आने दिया और रोक दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना होटल पहुंची। बता दें कि कंगना ने अपने सोशल अकाउंट पर राजस्थान की यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा कि हमारे बच्चों के नाम बड़े बड़े क्षत्रियों के नाम पर है। एक बार फिर मैं पसंदीदा जगह राजस्थान में अपने परिवार के साथ फैमिली वेकेशन पर आई हूं। कंगना रनौत उदयपुर दौरे पर अपनी फैमिली के साथ कई जगह पहुंची वो इस दौरान। ये कुछ तस्वीरें उदयपुर से, उनके उदयपुर दौरे की। जयपुर में जवार कला केंद्र की तरफ से 27वां लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शिल्पग्राम मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में सैलानी और जयपुर के लोग पहुंच रहे हैं।
जहां कलाकारों के जरिए बनाए गए हस्त निर्मित उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जवार कला केंद्र की ओर से आयोजित 27वां लोक रंग महोत्सव, जहां दूर दूर से लोग आ रहे हैं। शिल्पग्राम में सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहां आने के बाद अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ हाथों से बने उत्पाद नजर आएंगे। जवार कला केंद्र में शिल्पग्राम में लोक रंग का आयोजन हर साल होता है और हम हर साल यहाँ पे आते हैं। हम लोगों को यहाँ पे रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ पे दिवाली शॉपिंग के हिसाब से ये प्रोग्राम लगता है लोक रंग का, और जिसमें कस्टमर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, तो होलसेलर्स भी आते हैं, तो हमारे को ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। मेले में जब आप आएंगे तो आपको राजस्थान की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ 100 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट जिन्हें अवार्ड विनिंग कलाकारों के द्वारा शोकेस किया जा रहा है। मेरा काम है हस्तशिल्प पेंटिंग्स बनाना। मैं खुद अपने हाथ से एक एक चीज़ बनाती हूँ, स्टार्टिंग से लेके मिरर वर्क तक सारा काम मेरा है। मेरा काम है मॉडर्न मिरर वर्क, जो कि बेसिकली ये गुजरात का एक आर्ट है और जिसको मैंने राजस्थानी पेंटिंग के साथ कन्वर्ट करके उसमें मिलाकर और एक नई तरह की पेंटिंग बनाने का काम किया है। इसी के साथ विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों की स्टॉल्स भी यहाँ पर लगी है। विजिटर्स हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, शहनाई, नगाड़ा, बहुरूपिया, नट, कठपुतली कला की प्रस्तुतियों से मेला दिन भर आबाद रहता है। इस जगह शिल्पग्राम में आने का मकसद ये होता है कि आर्टिजन्स इतने सुंदर सुंदर अपने कलाकृति बना के लाते हैं। बाज़ार तो सब जगह है, लेकिन यहाँ का उद्देश्य सिर्फ मकसद ये है कि सीधे आर्टिजन से हमारा संपर्क हो, जो खूबसूरत चीज़ बना के लाते हैं। और दिवाली तो एक मकसद होता ही है कि हर लोग चाहता है घर में कुछ नई चीज़ आए और बहुत बेहतरीन चीज़ें बना के लोग लाएँ, जो बाज़ार से या मैं कहूँ हम लोग के बीच से लुप्त हो रहा है। जैसे वो शंकर डमरू है, लकड़ी की जो चीज़ें हैं, ऐसे खिलौने, 2 बंदर का डांस करना, है ना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है। कलाकार हो या फिर पर्यटक, साल भर शिल्पग्राम मेले का इंतजार करते हैं। कलाकार खुश हैं कि सरकार उन्हें ये मंच प्रदान करती है, जिससे उन्हें रोजगार के मौके मिल रहे हैं। साथ ही उनकी कला को भी प्रोत्साहन मिलता है। कलाकारों के जरिए बनाए गए सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूनिक होते हैं, इसलिए दिवाली से पहले लोग यहाँ आकर अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। आखिरकार आ गई वो खबर जिसका प्रदेशवासियों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। अपनों के इलाज के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने वाले मरीजों के परिजनों की मुश्किलें खत्म हो गई हैं। अदालत की कड़ी फटकार के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। रेजिडेंट डॉक्टर्स को हाई कोर्ट की फटकार। अदालत ने हड़ताल को अनुचित दिया करार। शपथकार रखो मांग, हड़ताल नहीं है समाधान। हाई कोर्ट की फटकार के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अदालत ने रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों पर सुनवाई के दौरान उनकी हड़ताल को अनुचित करार दिया। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर राजस्थान हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। बुधवार को कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग, SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों को अदालत में तलब किया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने कहा कि लड़कर कोई दुनिया नहीं जीती जा सकती।
कुछ टिप्पणियां जो हैं वो जस्टिस समीर जैन ने जो है वो की हैं और एक बड़ी बात जो है वो उन्होंने ये कही कि कोई भी जंग जो है वो लड़कर जीती नहीं जा सकती। तो ये उनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस मामले में जो है वो वार्ता होनी चाहिए और जिस प्रकार की जो मांगे वो कर रहे हैं उसको लेकर जो है वो बैठकर बात जो है वो की जा सकती है और इसी कारण से संभवतः इंटरनल कमेटी गठित करने की बात जो है वो जस्टिस द्वारा जो है वो की गई है। अदालत ने रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों पर सुनवाई के दौरान उनकी हड़ताल को अनुचित करार दिया और कहा कि यह समाधान नहीं है। ये कोर्ट ने कहा कि पहले आप स्ट्राइक विड्रॉ कीजिए, उसके बाद में हम कोई एक्शन लेंगे और अदरवाइज जो है वो आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर से स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, इस तरह से कर सकते हैं। स्ट्राइकिंग डॉक्टर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने भी बहुत सिंपैथेटिकली कोर्ट के एक सजेशन को कंसीडर किया। शाम को रेजिडेंट्स ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें जाट के अध्यक्ष डॉक्टर सियोल ने हड़ताल समाप्ति की औपचारिक घोषणा की। माननीय हाई कोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया। आज आदरणीय जज श्री समीर जैन सर की नेतृत्व के अंदर हमारी हियरिंग हुई और उनका बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स और उन्होंने सरकार को निर्देश भी दिया कि आने वाले सैटरडे तक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी के अंदर सरकार के प्रतिनिधि के साथ साथ रेजिडेंट डॉक्टर के भी प्रतिनिधि रहेंगे और इस मीटिंग की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 21 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि पिछले 16 दिनों से जयपुर में रेजिडेंट्स ने हड़ताल की, जिसके कारण एसएमएस समेत दूसरे अस्पतालों में हालात बिगड़ गए और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोर्ट के प्रसंज्ञान लेने के बाद आखिरकार रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। कोर्ट के निर्देशों के बाद अब रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों पर कमेटी जो है वो विचार करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतने दिनों तक मरीजों की परेशानियों का जिम्मेदार कौन है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार की धमकी के बाद बिश्नोई समाज लॉरेंस के समर्थन में उतर आया है। बिश्नोई टाइगर फोर्स ने लॉरेंस के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि बिश्नोई समाज शिकारियों, जिहादियों और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार कर्णी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। ये बहुत गलत है और इस तरीके से पुलिस कर्मियों को उकसाना, उनके ऊपर इनाम घोषित करना, ये तालिबानी फरमान की हम खिलाफत करते हैं। लॉरेंस के समर्थन में उतरा बिश्नोई समाज। एनकाउंटर पर बिश्नोई समाज की चेतावनी। लॉरेंस के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी। एक तरफ गैंगस्टर के एनकाउंटर के लिए इनाम का ऐलान, तो दूसरी तरफ लॉरेंस के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की चेतावनी। गैंगस्टर के लिए जान कुर्बान कर देने वाले बिश्नोई समाज की मोहब्बत। सीधे शब्दों में कहे तो बिश्नोई समाज और क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार अब आमने सामने आ चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार की धमकी मिलने के बाद बिश्नोई समाज ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि बिश्नोई समाज का बच्चा बच्चा लॉरेंस के साथ है। धमकी के बाद उसे सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। वहीं राज सिंह शेखावत के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। 26 साल से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए समाज आ रहा है, उसमें उन्होंने कोई बात करती उसको इतना मुद्दा बनाकर जिस तरीके की बात कर रही है, ये बहुत गलत है। और इस तरीके से पुलिस कर्मियों को उकसाना, उनके ऊपर इनाम घोषित करना, ये तालिबानी फरमान की हम खिलाफत करते हैं। अगर कानूनी रूप से लॉरेंस का संरक्षण होना चाहिए और अगर नहीं हुआ
बिश्नोई समाज सड़कों पर उतरेगा। एक एक बिश्नोई का बंदा लॉरेंस की जो है समर्थन मूत्र के उसकी जो है उसकी पैरवी करेगा और उसको आजाद करवाने की जो अपनी कानूनी भी लड़ाई लड़ेगा। आने वाले समय में बिश्नोई समाज सक्षम है। दरअसल मंगलवार को गुजरात में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। डॉक्टर राज शेखावत का कहना था कि जो भी पुलिस वाला लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे इनाम के साथ उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रिय करणी सेना परिवार की तरफ से दी जाएगी। इसके बाद बिश्नोई समाज के कुछ संगठनों ने भारी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर राज सिंह शेखावत का वीडियो सामने आने के बाद बिश्नोई संगठन भी लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में सामने आ गए हैं। इन धमकियों के बीच अब आपको ये भी जानना जरूरी है कौन है राज सिंह शेखावत और उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर 1,11,11,111 रुपए का इनाम क्यों घोषित किया। राज शेखावत क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राज शेखावत के इंस्टाग्राम पर 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा रखा है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल में खुद एक्स BSF और MBA पास बताया है। इसके अलावा प्रोफाइल में उन्होंने खुद को आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन वॉरियर भी बताया है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत पहले बीजेपी में थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। अब सवाल ये कि उन्होंने क्यों लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम का ऐलान किया। दरअसल करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या से नाराज हैं। करणी सेना लॉरेंस को गोगामेड़ी की हत्या के लिए मानते हैं जिम्मेदार। दरअसल 5 दिसंबर 2023 को करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस गैंग के खास सदस्य गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि सुखदेव की हत्या उन्होंने की थी। लॉरेंस फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है। ऐसे में एक तरफ बिश्नोई समाज उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान है। क्षत्रिय करणी सेना की धमकी और बिश्नोई समाज की चेतावनी के बीच अब देखने वाली बात ये होगी लॉरेंस पर शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल का आयोजन 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इन 3 दिन में रोज ये परीक्षा 2 पारियों में यानी कुल 6 पारियों में आयोजित हो रही है। लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हैरान करने के साथ साथ परेशान भी कर रही हैं। अलवर की सड़कों पर दुकानों के बाहर रात बिताने वाले ये तमाम युवक समान पात्रता परीक्षा CET सीनियर सेकेंडरी लेवल के छात्र हैं। लेकिन ये तस्वीरें बद इंतजामी की हकीकत बयां कर रही हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से प्रदेश में 22 से 24 अक्टूबर तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दूर दूर से परीक्षा देने आए छात्रों को ना तो रहने की व्यवस्था मिल पा रही है, न ही खाने पीने की। ऐसे में छात्र बेहद खफा नजर आए हैं। रात का 1 बज रहा है, ना तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। और जो उन्होंने मतलब बस की व्यवस्था भी की है वो भी ऐसी है कि वहाँ पे अधिकारियों के लिए फोन करना पड़ रहा है। स्टूडेंटों को कम से कम 1000-1200 स्टूडेंट वहाँ पे खड़े हैं, फिर भी बस नहीं आया। यहाँ पर CET की परीक्षा देने आए हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई रहने की ना खाने की कोई व्यवस्था है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक अकेला नहीं हूँ। कम से कम 1000-2000 की तादाद, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं, पर कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। और यहाँ रात का 1 बजा हुआ है और ना यहाँ बहुत सारे लड़कों के लिए कोई रहने की ना खाने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और इतने लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोग हैं, इनको भी दिखा दीजिए आप, हम अकेले नहीं हैं। अलवर में पहले दिन परीक्षा देने करीब 40,000 विद्यार्थी पहुंचे, जिन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 18 की टीम रात के वक्त जब सड़क पर निकली तो परीक्षा देने दूर दराज से छात्रों की हालत बेहद खराब थी। छात्र दुकानों के बाहर बने चबूतरे पर सोते नजर आए।
बस स्टैंड पर आया तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं थी और काफ़ी तादाद में लड़के थे वहाँ पर, कम से कम 1000 की संख्या में लड़के थे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। छात्रों का आरोप है कि जब सरकार परीक्षा करा रही है तो छात्रों के लिए रहने खाने की व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। आरोप ये भी है कि अभ्यर्थियों को रोडवेज बसें तक उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में छात्र बेहद नाराज दिखे हैं। हालांकि इस बाबत जब एडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए यूआईटी के सामुदायिक भवन और रैन बसेरों को तैयार किया गया था, लेकिन इसको प्रचारित न करने की बात उन्होंने कबूल की। प्रशासन की तरफ से जो अपने यूआईटी के सामुदायिक जो भवन है, यूआईटी के जो अपने रैन बसेरे हैं, उनको तैयार किया गया था। फिर भी और सब लोगों की जानकारी में भी रहता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से होती है। तो और क्या है कि एक ही पेपर देना है, अभ्यर्थी जनरली क्या आकर के और एग्जाम देकर के जा रहे हैं, इसलिए रुकने के हिसाब से दोनों शिफ्ट होती थी, रुकने के हिसाब से वैसे ही बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया था। तथापि ऐसा है तो आज एग्जाम है, आज इसको चेक करा था। बहरहाल एडीएम बीना महावर इस अव्यवस्था को ठीक कराने की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये, जब प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी तो उसका फायदा इन छात्रों को क्यों नहीं मिला? आखिर क्यों इस बात को प्रचारित नहीं किया कि अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था सामुदायिक भवन और रैन बसेरों में की गई है? अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश में बीते एक दशक में हुई लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं शक के दायरे में हैं। इन पेपर लीक केसेस की जांच के लिए भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर रखा है, जो आए दिन नित नए खुलासे कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में एक और फर्जीवाड़ा, मतलब यहां भी नहीं छोड़ा। पेपर लीक केस की जांच में जुटी एसओजी एक के बाद एक भर्ती परीक्षा में हुई धांधलियों की तह में जाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा केस के बाद ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस की जड़ें खोदने शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक का खुलासा, आरपीएससी की एक गोपनीय शिकायत बनी खुलासे का आधार। आरपीएससी ने चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच करवाई तो हुआ शक। सामान्य ज्ञान के आसान प्रश्नों का भी जवाब नहीं दे पाए थे अभ्यर्थी। शक होने पर आरपीएससी के सचिव ने एसओजी को भेजी गोपनीय रिपोर्ट। एसओजी अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए एसओजी की टीमों ने शनिवार को प्रदेश भर में 30 जगह छापेमारी कर 28 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ के बाद एसओजी ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 12 अभ्यर्थी और 5 उनके सहयोगी शामिल हैं। दरअसल आरपीएससी के द्वारा 14 मई 2023 को ईओ भर्ती परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच करने के लिए काउंसलिंग भी करवाई गई। और उस काउंसलिंग के दौरान सामने आया कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें सामान्य ज्ञान का भी नॉलेज नहीं था। वहीं आरपीएससी का शक और तब गहरा गया जबकि नागौर के ही एक जिले के और एक गांव के रहने वाले 6 अभ्यर्थी इस पात्रता जांच में संदिग्ध पाए गए, जिसकी सूचना आरपीएससी ने एक गोपनीय रिपोर्ट बना करके एसओजी को भेजी। एसओजी ने रविवार को उन सभी को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में जुटे एसओजी ने बताया कि तुलछाराम कालेर और उसके साथियों ने मिलकर राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 प्रतियोगी परीक्षा 2022 में परीक्षा से पहले ही पेपर प्राप्त कर ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई थी। आरपीएससी के सचिव से मिली शिकायत के बाद में एसओजी ने जब ईओ भर्ती परीक्षा की जांच शुरू की तो सामने आया कि ब्लूटूथ गैंग के नाम से मशहूर तुलछाराम कालेर और पौरव कालेर ने मिलकर के अपनी गैंग के माध्यम से इस पेपर को खरीदा था और इसी पेपर को लाखों रुपए वसूल करके अभ्यर्थियों को बेचा गया। एसओजी को उम्मीद है अभी कार्रवाई लंबी चलेगी। कई और फर्जी और डमी अभ्यर्थियों के साथ दलालों पर शिकंजा कस सकता है। एसओजी की इस कार्रवाई से अब ईओ भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर शामिल हुए अभ्यर्थियों की सांसें फूलने लगी है। इसके पीछे वजह एसओजी की थानेदार भर्ती परीक्षा में की गई सख्त कार्रवाई है। आपको बताते चले, एसओजी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा केस में अब तक 4 दर्जन से ज्यादा
नकलची ट्रेनी थानेदारों को ट्रेनिंग सेंटर से उठाकर जेलों में ठूस चुकी है। उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने की मांग तेजी से उठ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।